विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक या शेयर नहीं किया है, वो करते रहें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। आज हम जिस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कराएंगे आप विद्यार्थियों का, वो टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत के राष्ट्रपति। जैसा कि आपको पता है, हमारे भारत राज्य क्षेत्र में गणतंत्र है। गण का मतलब जनता होता है, जनता का शासन है, जनता के लिए, जनता के द्वारा। पूर्वतन काल में जो देश का राजा होता था वो वंशानुगत होता था, अर्थात एक बार यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति उस पोस्ट पर हो जाती थी तो उसका पुत्र, उसका पुत्र, उसका पुत्र उत्तरोत्तर राजा बनने का अधिकारी होते थे। लेकिन हमारे देश में लोकतंत्रात्मक प्रणाली होने के कारण कोई भी वंशानुगत राजा नहीं होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है, चुनाव के माध्यम से ही राष्ट्रपति चुने जाते हैं। भारत में संसदीय ढंग की सरकार है और संसदीय ढंग की सरकार की विशेषता यह रहती है, जिसकी प्रेरणा हमने इंग्लैंड के संविधान से प्राप्त करी है, कि इसमें कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। संसदीय ढंग की सरकार में कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है, और ये भी सही है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात एक से ज़्यादा राष्ट्रपति होंगे नहीं। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो राष्ट्रपति होंगे ये हमारे यहाँ एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के माध्यम से ही चुनाव के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, और मतदान जो होगा वो गुड़ शलाका के माध्यम से मतदान किया जाएगा और इसमें राष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति समस्त कार्यपालिका की शक्ति जो होती है, एग्जीक्यूटिव की जो पावर होती है, वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है और समस्त कार्यपालिका की शक्ति उसी के अंदर निहित होती है। अनुच्छेद 53 भी बोलता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन अनुच्छेद 58 बहुत महत्वपूर्ण बात बोलता है कि राष्ट्रपति के नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या हैं। तो कोई भी व्यक्ति भारत राज्य क्षेत्र का राष्ट्रपति बन सकता है यदि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की तक आयु पूर्ण कर चुका हो और उसका नाम संसदीय निर्वाचन मंडल के किसी भी इसमें निर्वाचक मतदाता के तौर पर यदि उसका नाम रजिस्टर्ड है तो वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण वो है कि वो लाभ के किसी पद पे काम नहीं कर रहा हो। यदि कर रहा है तो उससे पहले उसे उस पद से त्यागपत्र देना होगा और फिर ही राष्ट्रपति के चुनाव में उसे भाग लेना होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको और राज्यों के भी निर्वाचित प्रतिनिधियों को इसके अंदर ये अधिकार प्राप्त है कि वह जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। अभी नया संविधान संशोधन हुआ है, उसमें पांडिचेरी और दिल्ली के विधानसभा के जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनके भी जो सदस्य, निर्वाचित सदस्य हैं, वो वोटिंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति में एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव कराया जाता है। चूँकि वो राष्ट्रपति का चुनाव है, भारत का संवैधानिक प्रमुख है, बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, इसलिए उसके चुनाव के लिए विशेष प्रक्रिया का पालन भारत के संविधान में वर्णित किया गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा होने के लिए, पूर्वतन में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता था, लेकिन अभी नया संविधान संशोधन के द्वारा 50 व्यक्तियों का इसका एक निर्वाचक समर्थन होना चाहिए और 50 ही उसका प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति होना चाहिए, वही व्यक्ति चुनाव में खड़े हो सकते हैं। पूर्व में इस प्रकार की प्रक्रिया न होने के कारण कई ऐसे व्यक्ति भी चुनाव में खड़े हुए जिन्हें मालूम था कि हम हार जाएंगे, जैसे काका धरती पकड़ कई बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके हैं। अतः हमारे यहाँ इस बार इसे प्रावधान कर दिया गया है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 इसके प्रस्तावक और 50 इसके समर्थक व्यक्ति होना आवश्यक है, तभी वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। साथ ही बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो 5 साल के लिए
राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। और यदि इसी बीच में अगर किसी राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया है या उसकी डेथ हो गई है तो नया चुनाव आगामी 5 वर्ष के लिए ही किया जाता है। बाकी राष्ट्रों में ऐसा प्रावधान है अदर देशों में कि यदि कोई राष्ट्रपति पद के दौरान यदि उसकी डेथ हो जाती है तो बाकी समय के लिए ही नए राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। लेकिन भारतीय संविधान में इस प्रकार की प्रक्रिया, इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो किया गया नहीं है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है पूर्णतः 5 साल के लिए किया जाता है और राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन के लिए भी हमारे यहाँ मना किया गया नहीं है। अर्थात एक व्यक्ति एक बार अगर राष्ट्रपति बन जाता है तो वो बार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है यदि वह जो बूथ सलाह का मतदान के द्वारा 50% से अधिक यदि मत प्राप्त कर लेता है। राष्ट्रपति भारतीय संविधान में बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है। इसकी कुछ अयोग्यताएं भी है कि यदि कोई व्यक्ति 35 वर्ष से कम आयु का है या भारत का नागरिक नहीं है या किसी ऐसे लाभ के पद पे काम कर रहा है जिसे विकृचित है, यदि दिवालिया है, तो ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति की पोस्ट के लिए हमारे यहाँ योग्यतावान माना गया नहीं है। और राष्ट्रपति नियुक्त होने के बाद उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है वो गोपनीयता पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और वर्तमान में राष्ट्रपति को जो वेतन का भुगतान किया जाएगा वो 5 लाख रुपया महीना किया जाएगा। इसके अलावा इसे अन्य प्रकार की उपलब्धियां जैसे निःशुल्क मकान, वाहन सुविधा और अन्य प्रकार की मेडिकल चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। पोस्ट से उतरने के बाद राष्ट्रपति को पेंशन का भी प्रावधान किया गया है और उसे केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर प्रोटोकॉल प्रदान किया गया है। विद्यार्थियों, राष्ट्रपति चूंकि गणतंत्र में प्रमुख पोस्ट होती है और सरकार चलाने में भी उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए हमारे यहाँ भारत के राष्ट्रपति के पद को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। हालांकि हमारे यहाँ अध्यक्षीय ढंग की सरकार नहीं है, लेकिन संसदीय ढंग की सरकार में भी राष्ट्रपति जो भले ही नाम मात्र का प्रधान होता है उसको भी बड़ी महत्वपूर्ण शक्तियाँ और ताकत प्रदान की गई है। यदि राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना हो तो उसे उपराष्ट्रपति के समक्ष अपना पद त्याग करना पड़ेगा और उस टाइम पीरियड के भीतर जिस समय तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है राष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर वह काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसे संवैधानिक प्रोविजन है, संवैधानिक प्रावधान है। राष्ट्रपति जो पद है उसको कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। उन शक्तियों को मैं आपको अलग अलग विस्तृत रूप से बताने की कोशिश करूँगा। सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जो राष्ट्रपति को प्रदान की गई है वो कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। अर्थात जितने भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति उसमें जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी नाम का जो है वो एग्जीक्यूटिव का चूँकि हेड है, इसीलिए जो कार्यपालिका के जितने भी काम होते हैं वो समस्त राष्ट्रपति के नाम से ही भारत राज्य सत्ता में संचालित किए जाते हैं। इसलिए कार्यपालिका का वो प्रधान होता है, वो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति वो करता है। यदि प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा देना है तो वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं और यदि किसी मंत्री को भी इस्तीफा देना होता है तो वो इस्तीफा राष्ट्रपति को दिया जाता है। अर्थात वह कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति की दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण शक्ति है वो है सैनिक शक्ति है कि राष्ट्रपति को आर्मी में हेड माना गया है। वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और समस्त जो सैनिकों के संबंधी कार्रवाई होती है वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। युद्ध लड़ना, युद्ध से संबंधित संधियाँ करना और जो फौरन से संबंधित जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं वो राष्ट्रपति को हमारे यहाँ प्रदान की गई है। तीसरे प्रकार की जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास है वो है कूटनीतिक शक्ति है। अर्थात वह भारत में विदेशी जितने भी राजदूत आते हैं उनके परिचय पत्र प्राप्त करता है और विदेशी दूतावास में यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति करनी है तो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही उनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति को लेजिस्लेटिव में भी हेड माना गया है, उसे विधायी की शक्ति भी प्रदान की गई है। अर्थात जब कभी भी कोई अधिनियम बनाना है तो उसे राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए भेजा जाता है और यदि राष्ट्रपति उस अधिनियम में कोई
संशोधन करना चाहता है तो वह पुनः लोकसभा को उसे भेज सकता है, और लोकसभा ने यदि उसे पुनः भेज दिया है तो अब राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य होता है। कुछ मामलों में धन विधेयक में राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, लेकिन यदि धन विधेयक से संबंधित कोई विवाद होने पर वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत कर सकता है। ऐसा अनुच्छेद 108 में वर्णित किया गया है। राष्ट्रपति को विधायिकाई से संबंधित बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई है। उसके साइन होने के बाद ही अधिनियम कानून का निर्माण रूप धारण करता है, और फिर भारत राज्य क्षेत्र में उसे लागू करने की तिथियाँ राष्ट्रपति की अनुमति से की जाती है। राष्ट्रपति को जुडिशियली पावर भी दिया गया है। न्यायिक शक्तियाँ भी उसकी बड़ी महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति हालांकि कॉलेजियम के माध्यम से होती है, लेकिन माना ऐसा जाता है राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो कॉलेजियम की सिफारिशों को मानता है और उस आधार पर जो है वो जजों की नियुक्ति करता है। साथ ही राष्ट्रपति को जो बड़ी सबसे जुडिशियली ताकत प्रदान की गई है वो प्रदान की गई है कि वह दंडों को क्षमा कर सकता है। अर्थात वह यदि कोई व्यक्ति कम्यूट करना या लघुकरण करना किसी भी दंड को वो कम्यूट करके छोटा कर सकता है, अर्थात कठोर कारावास को सादा कारावास में बदल सकता है। दंडों को विराम देना अर्थात उन पर रोक लगाना, यदि किसी व्यक्ति ने उसके सामने दया याचिका प्रस्तुत की है तो उस पर विराम भी लगा सकता है। बड़ी महत्वपूर्ण ताकत है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है और उसे वापस उस स्थिति में ला सकता है जिस स्थिति में वो व्यक्ति पूर्वतन काल में था। अर्थात राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षमादान की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है। इसे मंत्री परिषद की सलाह के बिना वो कर सकता नहीं है। हमारे यहाँ इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित बड़ा महत्वपूर्ण केस है। उस केस में भी इस बात को जो उठाया गया था, जिसमें कहा गया था कि क्या ये शक्ति को राष्ट्रपति को जिस आधार पर वो किसी भी व्यक्ति को क्षमा करता है ये आधार बताना जरूरी होगा, तो राष्ट्रपति को ये आधार बताने की जरूरत आवश्यकता नहीं है कि वो किस आधार पर किस व्यक्ति को माफ़ कर रहा है और किस व्यक्ति को किसी व्यक्ति को क्षमा कर रहा है। साथ ही जो है वो राष्ट्रपति को कुछ इमरजेंसी पावर या आपातकालीन शक्तियाँ भी दी गई है कि यदि कोई देश में इमरजेंसी है 352 युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर, तो वह पूरे देश में इमरजेंसी आपातकाल लगा सकता है। पूर्व में वो प्रधानमंत्री की सलाह से ही कर सकता था, लेकिन नया संविधान संशोधन के द्वारा अब मंत्री परिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति जो है वो देश में आपातकालीन इमरजेंसी लगा सकता है। 356 में राज्यों में यदि कोई राज्य संवैधानिक उपबंधों के अनुसार वहाँ की सरकार नहीं चल रही है तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर वहाँ पर वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। 6 माह के भीतर वहाँ पर नए चुनाव करा के नई सरकार का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 360 में जो राष्ट्रपति है उसे ये भी अधिकार प्राप्त है कि यदि देश में ऐसी स्थिति बन रही है तो वह जो है वो आर्थिक आपातकाल लगा सकता है अनुच्छेद 360 में, जिसमें सब लोगों की सैलरी रुक जाएगी, तनख्वाह रुक जाएगी, और आर्टिकल 90 या अनुच्छेद 19 जो है पूरी तरीके से निलंबित हो जाएगा। हालांकि अनुच्छेद 21 प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित नहीं होगा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए भारत राज्य क्षेत्र में महाभियोग की कार्रवाई है। संसद के किसी भी सदन में, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में राष्ट्रपति को एक संकल्प पत्र के रूप में 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है कि आपके ऊपर महाभियोग की कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रपति अपने वकील के माध्यम से आकर उपस्थित होकर अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र होता है, और फिर जो संविधान में उपस्थित और कुल मतदान करने वाले सदस्य संख्याओं के द्वारा राष्ट्रपति को अलग हटाया जा सकता है। सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की कार्रवाई की जा सकती है। राष्ट्रपति की इन शक्तियों के सबके बाद बड़ी महत्वपूर्ण शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जो आर्टिकल 123 में दी गई है कि जब कभी भी दोनों सदन सत्र में नहीं है और कानून बनाने की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा कानून बना सकता है। लेकिन ये बनाया गया कानून 6 सप्ताह के भीतर यदि दोनों सदनों के संकल्प पत्र के द्वारा पारित कर दिया जाता है तो ये कानून का रूप धारण कर लेता है, नहीं तो ये फिर समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि दोनों सदनों ने इसे स्वीकार नहीं किया, इससे पूर्व यदि कोई भी कार्रवाई होती है तो वो कार्रवाई कभी भी हमारे यहाँ समाप्त नहीं होती है। उसके द्वारा की गई उस कानून के तहत कार्रवाई लीगल या विधिक रूप से चलती रहती है। चूँकि भारत में राष्ट्रपति का पद बड़ा प्रधान है, बड़ा महत्वपूर्ण है, और
चूँकि इसे बहुत ज़्यादा संवैधानिक ताकत दी गई है, मंत्रिपरिषद में वो सदन को आहूत करता है और सदन की समाप्ति करता है। जब कभी भी ज़रूरत होती है तो सरकार का जो है वो अभिभाषण के माध्यम से सरकार का संकल्प पत्र पढ़ता है। राष्ट्रपति सरकार का प्रतिनिधि होता है, लेकिन जनता के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी होती है। भारत में राष्ट्रपति के पद, चूँकि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, कुछ लोगों ने जो संविधान द्वारा उसे जो शक्तियाँ प्रदान की गई थी उसके बारे में कुछ लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर से कहा था कि राष्ट्रपति कभी भी संविधान का अतिक्रमण करके जो है वो भारत राज्य क्षेत्र में अपना ताकत बना सकता है या संविधान पे कब्जा करके सरकार पे अपना ताकत बना सकता है। लेकिन जो अम्बेडकर थे उनको कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ दी गई है वो संविधान के अकॉर्डिंग ही दी गई है और कभी भी वो मनमाना और अयुक्तियुक्त प्रयोग करके संविधान का अतिक्रमण कर सकता नहीं है। चूँकि ये टॉपिक परीक्षा के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए इससे क्वेश्चन हर बार आते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।